नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564880530969606089483864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। बात हाई कोर्ट की आगामी परीक्षा के लिए, जो कि बहुत नज़दीक आ गई है, निरंतर आप प्रश्नों का अभ्यास कर रहे होंगे, ऐसी आपसे अपेक्षा है। और जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपकी कमियां दूर होंगी और परीक्षा में आप अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। तो आज क्विज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लाइव इस प्रश्न के पूरे समूह को हल करना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ये पेड क्विज वाला ग्रुप है और यहाँ एक मामूली शुल्क पे आप ढेर सारा अभ्यास कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से प्रदेश का कौन सा जिला उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश इन 3 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। मतलब यूपी का कौन सा जिला ऐसा है जो कि उत्तराखंड के साथ भी अपना बॉर्डर शेयर करता है, हरियाणा के साथ भी करता है और हिमाचल के साथ भी करता है। आप देख कर बताएं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सहारनपुर हो जाएगा। इसमें जो विकल्प दिए हैं आप देख रहे हैं, हमने चुना इसे। इसके बाद सेकंड वाले को देखिए। लखनऊ की सीमा किस जिले को स्पर्श नहीं करती है? प्रदेश की राजधानी है तो इससे संबंधित प्रश्न पूछ लिया गया। बलिया को टच नहीं करती है, बाराबंकी को नहीं छूती है, उन्नाव को कि हरदोई को? देखकर बताइए। विकल्प आसान है, आप आराम से इसमें पहचान सकते हैं। बाकी बाराबंकी, उन्नाव और हरदोई वो उसी साइड है, लेकिन बलिया जो है ये पूर्वी हिस्सा है, तो फिर इसमें ये वाला नहीं हो सकता। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 को देखिए। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला ऐसा है जहाँ पे सबसे कम वर्षा रिकॉर्ड की जाती है? वैसे तो कहाँ पर ज़्यादा हो जाएगी, कहाँ कम हो जाएगी, आज के समय में कुछ भी निश्चित नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन जिस रफ्तार में हो रहा है, जहाँ पहले वर्षा नहीं होती थी, कम होती थी, वहाँ पर बहुतायत हो गई है। जहाँ पहले बहुतायत वर्षा होती थी वहाँ कमी देखी गई है। तो वो अस्थिरता तो है ही है, लेकिन एक नॉर्मल कंडीशन में कहाँ पे सबसे कम वर्षा होती है, ज़रा बताइए। तो मथुरा, झांसी, ललितपुर और बांदा, इसमें एरिया वाइज आप देख लीजिए। करेक्ट आंसर क्या होगा? मथुरा। इसके बाद 4th क्वेश्चन को देखिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? मतलब भारत के जितने भी राज्य हैं उसमें कौन सी पोजीशन पे अपना यूपी है, जरा बताएं। करेक्ट आंसर क्या होगा? चौथा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 को देखिए। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला, भी सबसे कम वर्षा वाला पूछा गया था, अभी सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? जिला नहीं पूछा जा रहा है, क्षेत्र आपको बताना है। मतलब ज्योग्राफिकल रीजन पूछा गया है। तो तराई रीजन जो है वो ऐसा है जहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, या ईस्ट गंगा प्लेन ऐसा है, या फिर मिडिल गंगा प्लेन, या वेस्ट गंगा प्लेन? देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा? तराई क्षेत्र। नाम से स्पष्ट है, यहाँ तरी होती है, यानी हमेशा यहाँ पानी की उपस्थिति रहती है, तो वर्षा की मात्रा यहाँ पर ज़्यादा होती है। तराई क्षेत्र को चुना। इसके बाद 6वें क्वेश्चन को देखिए। पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में कुल कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र कितने हैं, और ये जो 6th क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 20। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगले वाले को देखिए। उत्तर प्रदेश में कुल कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं, ये आप देखकर बताइए। पूछा गया है ये भी क्वेश्चन। करेक्ट आंसर क्या होगा? 9 हो जाएगा। इसके बाद 8वें क्वेश्चन को देखिए। उत्तर प्रदेश में कुल मृदा समूह क्षेत्र कितने हैं? 8th क्वेश्चन को आपने देखा। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? सी वाला हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देख लीजिए। जनगणना 2011, अब ये सेंसस जो है ना ये पिछला वाला ही चल रहा है, अभी जब लेटेस्ट आएगा तो उसको अपडेट कर दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल आपके एग्जाम के लिए यही बेनिफिशियल है। तो जनगणना 2011 के हिसाब से कुल जो कार्यशील जनसंख्या है, मतलब जो कार्य करने में सक्षम है और कार्य करती है, तो ऐसी आबादी में से कृषि क्षेत्र में कितने प्रतिशत लोग काम करते हैं? कृषि एक बहुत बड़ा क्षेत्र है और अपने भारतीय अर्थव्यवस्था की बैकबोन है, आप जानते ही हैं। तो कृषि में बहुत सारे लोग संलग्न हैं, जिसको कोई काम धंधा नहीं मिलता है, वो अंत में खेती करने लगता है, कम से कम पेट तो भर ही जाएगा। तो ये स्थिति, और एक किसान अपने आप में आत्मनिर्भर होता है। तो फिलहाल कृषि क्षेत्र में कितने लोग संलग्न हैं, बताइए कितने प्रतिशत कार्यशील आबादी में से? करेक्ट आंसर क्या होगा? 59.3। और ये सेंसस 2011 का रिकॉर्ड है। तो इस बार जब डाटा आएगा तो आप देखिएगा कि कृषि में कार्यरत लोगों की संख्या में कमी आएगी। ये जो प्राइमरी सेक्टर है ना, इसका हाल बदहाल है, जबकि ये सबसे ठोस आधार होता है। कृषि किसी भी देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण और ठोस आधार होता है, और अपने यहाँ इसी में कमी, जो रुचि की कमी है, वो देखी जा रही। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10 को देखिए। कोई खेती करना नहीं चाहता, लोग मजबूरी में करते हैं, क्योंकि इसमें फ़ायदा नहीं रह गया है, पहले की तरह से फ़ायदा नहीं रह गया है, और किसानों का शोषण भी बहुत ज़्यादा होता है।
जलोढ़ मृदा में किस तत्व की अधिकता होती है? एलुवियल सॉइल। वैसे तो ये ऐसी मिट्टी होती है कि नदियों की बाढ़ के पानी से आती है, नई परत इसमें हर साल बन जाती है बाढ़ के सहारे, तो ये उपजाऊ होती है, बहुत ज़्यादा उर्वर होती है, दाने ऐसे छींट दीजिए और फसल उगाएगी, ये स्थिति होती है। तो फास्फोरस की इसमें प्रचुरता होती है, या फिर चूना या पोटाश ज़्यादा होता है, चूना और पोटाश की मात्रा, या जैविक तत्व जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, या फिर नाइट्रोजन ज़्यादा होती है। करेक्ट आंसर क्या होगा? चूना और पोटाश इसमें ज़्यादा मात्रा में होता है। आगे बढ़ते, कौन सा दक्षिण भारतीय राज्य अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? ये पीछे की बात हो रही है, मतलब चोल चेर पांड्यों का जो समय था साउथ इंडिया वाले रीजन में, तो उनकी बात की जा रही है। उसमें से किसके पास सबसे प्रबल नौसेना थी, यानी जल सेना से वो संपन्न था? तो ये चोल थे, चालुक्य थे, होलसेल थे, और एक और इसमें दिया हुआ है पांड्य। तो आप बताएं। 11th क्वेश्चन, करेक्ट आंसर इसमें क्या होगा? चोल। ये सबसे ज़्यादा उस समय प्रतापी हुआ करते थे और इनके पास एक बहुत ही सशक्त नौसेना भी थी। अकबर ने सबसे पहले वैवाहिक संबंध राजपूतों के किस घर में स्थापित किए थे? बुंदेलों के यहाँ किए थे, कछवाहों के यहाँ किए थे? जोधाबाई कहाँ की थी? ये कछवाहा राजा की ही पुत्री थी। इसके अलावा राठौर भी दिया है राजपूतों की वंशावली में, और सिसोदिया। तो इसमें आप देखें, बताएं। क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर क्या होगा? कछवाहा राजा भारमल की बेटी थी जोधाबाई, हरखाबाई उनका नाम था और बाद में जोधाबाई पड़ जाता है। उनसे वैवाहिक संबंध स्थापित करते हैं। आगे बढ़े, देखें। सिसोदिया जो है ये राणा प्रताप के वंश वाले राजपूत हैं। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो बताइए, तो सिंपल है, सिकंदर लोदी, खिज्र खां और फिरोज शाह तुगलक बहलोल लोदी। अब इसमें देखें आप, करेक्ट आंसर क्या होगा? सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी आगरा शहर की स्थापना। इसके बाद 14वें प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि साइमन कमीशन भारत आता है। असल में 1919 में जो माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया था, 1919 वाला, तो उस समय ये तय किया जाता है कि भाई ये जो रिफॉर्म लाया गया है, ये जो भारत सरकार अधिनियम है 1919 वाला, इसकी ग्रोथ कैसी है, ये कैसी तरक्की करता है, मतलब इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो क्या सार्थकता दिख रही है। इसकी समीक्षा के लिए 10 साल बाद एक कमीशन गठित किया जाएगा, लेकिन 10 साल से पहले ही साइमन कमीशन का गठन हो जाता है। 7 सदस्यीय ये आयोग था और सारे सदस्य अंग्रेज थे, मतलब यूरोपीय थे, कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। और बात यहाँ भारतीयों की थी, भारतीयों के मामले पर बहस करने के लिए कमीशन बनाया गया था। तो इसमें बहिष्कार का मुख्य कारण भी वही था। मुख्य कारण क्या था? सभी सदस्य अंग्रेज थे, यही सबसे असंतोषजनक बात थी और सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं थी और न सुनती ही है। ऐसा नहीं है कि विरोध होता है तो सरकार सुन लेती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, साइमन कमीशन की जो संस्तुति थी उसी के आधार पर भारत सरकार अधिनियम 1935 वाला आता है, और 1935 के ही जो आर्टिकल हैं उनमें से ज़्यादातर हमने उठा के अपने निजी कॉन्स्टिट्यूशन में डाल रखे हैं। तो अंग्रेजों का ढांचा अभी भी विदा नहीं हुआ है। इसके बाद 15 नंबर के क्वेश्चन को देखिए। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, ये सब जो शब्द हैं ये कौन से धर्म की तरफ इशारा कर रहे हैं? सिंपल है, बहुत आसान क्वेश्चन है, आराम से आप बताएं। बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी या जैनिज्म, या नॉन ऑफ दीज का भी ऑप्शन है। तो नॉन ऑफ दीज की नौबत ही नहीं आएगी। ये सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र वाला फंडा किसका है? ये बुद्धिज्म का है। बुद्धिज्म का है कि जैन धर्म का है? अब इसमें जरा कन्फ्यूजन है, बताइए। त्रिरत्न का जो सिद्धांत है, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान, ये किससे जुड़ा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 15। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें सी वाला हो जाएगा, जैनिज्म। जैन धर्म और बौद्ध धर्म एक दूसरे के बहुत निकटतम थे, मतलब समकालीन थे, गौतम बुद्ध और महावीर। जैन धर्म तो बहुत पुराना है, उसकी जो उत्पत्ति है वो बहुत पहले ऋषभ देव के समय से हो चुकी है, लेकिन प्रोपेगेशन का जो असली काम था, धर्म जब तक प्रोपेगेट नहीं होता तब तक उसे कोई जानता नहीं है। तो प्रोपेगेशन का काम जो है वो महावीर स्वामी के ही ज़माने में स्टार्ट होता है, यानी वही बुद्ध के ही समकालीन ये सब कुछ चलता है। तो काफ़ी चीज़ें आपस में मिलती जुलती आपको दिखाई देंगी। इसके बाद अगले क्वेश्चन को देखिए। 16वें प्रश्न में पूछा गया है कि हंटर कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी उसमें किसकी शिक्षा के विकास पर विशेष जोर दिया गया था? तो हंटर कमीशन की रिपोर्ट किसने लाई थी? ये अंग्रेज लाते हैं, तो ये अंग्रेज़ों की ही शिक्षा की बात करेंगे। लेकिन अब यहाँ जो विकल्प दिया है उसको आप देखिए, बालिकाओं की शिक्षा पर बल दिया जाता है, या फिर आप देखें, यहाँ देखिए, उच्च शिक्षा पर बल दिया जाता है, प्राथमिक शिक्षा, या फिर टेक्निकल नॉलेज पर बल दिया जाता है। इसमें देखकर बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? प्राथमिक शिक्षा पर विशेष जोर दिया जाता है। और प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया जाता है तो कैसा जोर दिया जाता है कि प्राइमरी लेवल पर जो बच्चों को पढ़ाई करवाई जाए वो अंग्रेजी माध्यम में हो, यानी अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से उन्हें शिक्षित किया जाए। क्योंकि इस उम्र के जो बच्चे होते हैं, यानी पहली से लेकर 5वीं तक की क्लास वाले, इनकी कच्ची उम्र होती है, इन्हें ढालना आसान होता है। तो अंग्रेज़ अगर इनके दिमाग में अपनी अंग्रेजियत भर देंगे, यानी मानसिकता भर देंगे, तो इन्हें दिमागी तौर पर गुलाम बनाना आसान होगा। बड़े वाले तो सुनेंगे नहीं, छोटे वाले जरूर सुनेंगे। तो मानसिक गुलाम। आगे चलते, प्रश्न संख्या 17। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? तो खुशी खुशी नहीं दी थी, मजबूरी थी, बक्सर का युद्ध हार गए थे
और अब कोई रोकने वाला अंग्रेज़ों को था नहीं। तो ये काम किसने किया था? फर्रुखशियर ने किया था कि शाह आलम प्रथम ने, कि शाह आलम द्वितीय ने, कि अहमद शाह ने? बताइए, ये भी सिंपल क्वेश्चन है, आप बहुत बार इसे पढ़ चुके होंगे। करेक्ट आंसर क्या होगा? शाह आलम द्वितीय। अच्छा ये बताइए, शाह आलम द्वितीय, ये तो इसका सम्राट बनने के बाद, बादशाह बनने के बाद जो असली नाम है वो दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका बचपन का नाम क्या था? शाह आलम द्वितीय तो इसका बचपन का नाम नहीं था। बचपन में इसको किस नाम से पुकारते थे? आगे बढ़ते हैं। इलाहाबाद की संधि होती है 1765 में, और पूरा दीवानी का अधिकार जो है, मतलब कर वसूली का अधिकार और पूरा शासन का अधिकार, वो ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हो जाता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 18वें प्रश्न में पूछा गया, बहिष्कृत भारत को किसने शुरू किया था? और हाँ, ये मराठी भाषा का पाक्षिक है, पाक्षिक पत्र है। तो बताइए, B.R. अम्बेडकर ने शुरू किया था, कि बाल गंगाधर तिलक ने, या फिर गोपाल कृष्ण गोखले, या फिर विनायक दामोदर सावरकर? इसमें जो ऑप्शन दिए हैं आप देखिए, करेक्ट आंसर क्या होगा? B.R. अम्बेडकर, ठीक है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, और करेक्ट आंसर इसका ए वाला है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19, कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? तो अब इसमें आपको डेट पता होनी चाहिए। देखिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह है, भारत छोड़ो आंदोलन है, सविनय अवज्ञा है, और क्रिप्स मिशन है। अगर तारीखें आप जानते हैं, और तारीख जानना इतना इसमें असंभव काम भी नहीं है, क्योंकि सिंपल चीज़ें हैं। तो बताइए, गांधी जी से जुड़ा हुआ सब कुछ है, और क्रिप्स मिशन जो है ये विदेशियों का है, मतलब अंग्रेज़ों का है। तो कौन सी घटना इसमें सबसे पहले हुई थी? बताइए, सविनय अवज्ञा दिया है और व्यक्तिगत, इसमें दो ऑप्शन तो छट जाते हैं। ध्यान से अगर आप देखें, थोड़ा बुद्धिमानी से इसे अटेम्प्ट करेंगे तो भारत छोड़ो और क्रिप्स जो है ये बाहर हो जाता है, बचता है सविनय अवज्ञा और व्यक्तिगत सत्याग्रह। अब इसमें से आप बताइए कौन सा पहले हुआ था? क्वेश्चन नंबर 19, करेक्ट आंसर क्या होगा? सविनय अवज्ञा 1930, ये सबसे पहले हुआ था, और बाकी चीज़ें जैसे 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट होता है। तो इसमें से सी वाले ऑप्शन को चुनते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? सविनय अवज्ञा के बाद ही तो गांधी इरविन समझौता होता है, और गांधी इरविन समझौता के बाद जो सेकेंड गोलमेज कॉन्फ्रेंस होती है उसमें गांधी जी जाने के लिए राजी होते हैं, लेकिन लौट कर आते हैं, उनके हाथ कुछ नहीं लगता है, तो फिर अपना वाला जो व्यक्तिगत सत्याग्रह है उसको स्टार्ट कर देते हैं, सविनय अवज्ञा का सेकेंड फेज, तो वो बाद वाला है। फिलहाल 20वें नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा आर्टिकल ऐसा है जो कि बच्चों के शोषण से जुड़ा हुआ है, मतलब बच्चों का शोषण रोकने से जुड़ा हुआ है। इसमें आप बताएं 16वां है, 18वां है, 20वां है कि 24वां है? सब मौलिक अधिकार वाले आर्टिकल हैं, आप देख ही रहे। तो करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। ये आर्टिकल नंबर 24 है, ये भाग रहा इधर, ये रहा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद 21 को देखिए। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य, मतलब कौन सा एक राज्य विधानसभा के लिए 2 महिला सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? ये कौन सा है भाई? हिमाचल है, केरला है? थोड़ा सा बारीक क्वेश्चन है। या फिर तमिलनाडु है, या इसमें से कोई नहीं है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? डी हो जाएगा, इसमें से तो कोई नहीं है, इसे हमने चुना। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसकी बत्ती जला लीजिए, देखिए क्यों नहीं है। पहले ये प्रावधान जम्मू और कश्मीर की विधानसभा में था, लेकिन आप जानते ही हैं कि विशेष राज्य का दर्जा खत्म हो गया है, तो वहाँ से काम ही खत्म हो गया, तो किसी राज्य के पास नहीं है। प्रश्न संख्या अगले को देखिए, 23वें को। भूवैज्ञानिक कालानुक्रम के हिसाब से निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पुरानी है? आप सोच रहे होंगे कि 21वां क्वेश्चन कहाँ गया, तो 21वां इसमें से निकल के लास्ट वाले, मतलब सबसे आखिर में आपको दिखाई देगा। तो भूवैज्ञानिक कालानुक्रम जो है उसके हिसाब से अगर देखें तो कौन सी संरचना सबसे पुरानी है? अरावली का पूर्वी घाट, मतलब अरावली पर्वतमाला जो है वो सबसे पुरानी है। ईस्टर्न घाट, अब यहाँ थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, देखिए ईस्टर्न घाट जो है वो अरावली के साथ चिपक गया है, इसको आप अलग कर लीजिए, ठीक है। अभी अरावली, पूर्वी घाट, दक्कन ट्रैप, या फिर और इसमें नाम दिए हुए हैं हिमालय। तो हिमालय तो आप जानते हैं कि युवा पर्वत है, युवा वलित पर्वत है, अभी भी बन रहा है, इसकी ऊंचाई बढ़ रही है। बाकी अरावली जो है ये बहुत पुराना है, मतलब पहले एक ज़माने में ये वलित हुआ करता था, वलित पर्वत मतलब फोल्डेड माउंटेन होता था, लेकिन अभी के समय में ये घिस चुका है, तो अवशिष्ट पर्वत के तौर पे ये बचा हुआ है। तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? 23 का ए हो जाएगा, अरावली। ये जो पूर्वी घाट है ना, इसको मत समझिएगा, पूर्वी घाट तो दक्कन ट्रैप और जो प्लेटू है उसका पार्ट। इसके बाद 24 को देखिए। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य छोटा नागपुर पठार का भाग नहीं है? अब इसमें ध्यान से देखिएगा, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। देखकर बताइए 24 करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? 24 को आपने देखा, डी वाला हो जाएगा, ठीक है, वेस्ट बंगाल को चुना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगले वाले को देखते हैं। प्रश्न संख्या 26, तेरह ताली भी कहा जाता है, किस राज्य का है बताइए? लोक नृत्य है, तो केरल का है, तमिलनाडु का है, एमपी का है, या फिर राजस्थान का है? करेक्ट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा, राजस्थान का है तेरह ताली। और इसकी विशेषता क्या है जरा बताइए। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 27, कारागम। ये कारागम भी एक तरह का लोक नृत्य है, कहाँ से जुड़ा हुआ है, कौन से राज्य से? तो यहाँ कुछ साउथ इंडियन स्टेट्स के नाम दिए, जैसे तमिलनाडु है, केरल है, आंध्र है और कर्नाटका है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ए वाला हो जाएगा, ये तमिलनाडु से जुड़ा हुआ है।
इसके बाद 28वें क्वेश्चन में कहा गया कि क्षेत्रीय परिषदें जो होती हैं, रीजनल काउंसिल, वो गठित हुई हैं किसके द्वारा? मतलब संविधान ने गठित किया है, या जो पार्लियामेंट्री लॉ होते हैं उनके द्वारा इनको गठित किया गया है, या गवर्नमेंट रिजोल्यूशन के द्वारा इसको गठित किया गया है, या नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल यानी राष्ट्रीय विकास परिषद इसको गठित की है? इसमें से कौन सा विकल्प होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? संसदीय कानून। ये जो क्षेत्रीय परिषद होती है ये संसदीय कानून के माध्यम से गठित की गई। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगले वाले को देखिए। प्रश्न संख्या 29, भारत की संचित निधि से धन का निर्गम, इस पर किसका कंट्रोल होता है? मतलब पैसा निकलता है तो वो किसके नियंत्रण में होता है? ये ऑथोराइज मिनिस्टर के कंट्रोल में होता है, मतलब एक अधिकृत मंत्री इसके लिए होता है, फाइनेंस मिनिस्टर के कंट्रोल में होता है, या फिर जो महालेखा परीक्षक है, मतलब कैग जिसे आप कहते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो उसके कंट्रोल में होता है, या फिर ये इसमें से किसी के कंट्रोल में नहीं होता है? तो इसका करेक्ट आंसर तो डी ही होगा। ठीक है, इसमें से तो किसी के कंट्रोल में नहीं होता है। और क्यों नहीं होता है यहाँ आप देखें, असल में इस पर किसका कंट्रोल होता है? भारत की संसद का। इसके बाद 30वें प्रश्न को देखिए, उसके बाद हम 21वां देखेंगे। लाभ का पद जो होता है, लाभ का पद यानी यहाँ आप देख रहे हैं ये वाला, ठीक है, 30वां। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की बात हो रही है, ये डिफाइन किया गया है, किसके द्वारा इसकी डिफिनीशन दी गई है? संविधान के द्वारा दी गई है, सर्वोच्च न्यायालय ने दी है, या फिर संघीय मंत्रिपरिषद ने दी है, या संसद ने दी है? करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? डी हो जाएगा। ये संसद के द्वारा परिभाषित किया गया है। ठीक है, और इसके बाद 21वां प्रश्न जो बीच में से गायब हो गया था उसको देखिए। विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? ये प्रेसिडेंट को है, प्राइम मिनिस्टर को है, या कोई भी हाई कोर्ट ले सकता है? और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें ए हो जाएगा, राष्ट्रपति के पास ये राइट होता है। तो यहाँ तक हमने इस क्विज को हल किया है, प्रैक्टिस करने का भरपूर मौका मिलेगा, तो हमारे ग्रुप से जुड़िए। फिलहाल इस वीडियो में आगे चलते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, यहाँ आप देखें कि बुद्धकालीन अभिलेख किस भाषा में लिखे गए? गौतम बुद्ध के समय के, गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के प्रवर्तक हैं, तो उनके समय के जितने भी अभिलेख हैं वो उनकी मूल भाषा क्या है? वैसे तो इक्का दुक्का जो है वो अलग अलग भाषाओं में हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो पाली भाषा में लिखे गए। उस समय पाली का ही प्रचलन था, पाली और प्राकृत चल रहे थे, उसमें भी पाली का ज़्यादा महत्व था, तो इसमें से हम बी वाले ऑप्शन को चुनते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, और गौतम बुद्ध ने पाली भाषा और प्राकृत भाषाओं को ज़्यादा महत्व क्यों दिया? क्योंकि ये जन सामान्य की भाषा थी। संस्कृत जैसी क्लिष्ट भाषा को कोई समझ नहीं पाता था। जो संभ्रांत लोग थे वही समझते थे, जो आम आदमी था वो इससे दूर ही था। संस्कृत बुरी भाषा नहीं थी, लेकिन कठिन थी, इसका व्याकरण दुरूह है, तो इसलिए इसको समझना मुश्किल था। और गौतम बुद्ध के उपदेश चूंकि पाली भाषा में होते थे तो लोग पहचान जाते थे, आराम से उसे रिकॉग्नाइज कर लेते थे। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन सा यवन राजदूत था? ये यवन था और अम्बेसडर की हैसियत से आता है, और इसने बेस नगर में गरुड़ ध्वज की स्थापना की थी। बताइए ये कौन था? मिनांडर था, डायोडोटस था, या हेलियोडोरस था, या इसमें से कोई भी नहीं था? तो ये हेलियोडोरस था। आपने पढ़ा होगा, हेलियोडोरस ने बेस नगर में गरुड़ ध्वज की स्थापना की थी, और ये यवन राजदूत था। तो इसका सी वाला ऑप्शन हमने चुना। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से कौन अलवार संत था? अलवार और नैनारों के बारे में आपने सुना है। नैनार जो है ये शैव मतावलंबी होते हैं, दक्षिण भारत में ये दो अलग अलग कैटेगरी है संतों की, और अलवार जो है ये वैष्णव होते हैं, भगवान विष्णु के उपासक होते हैं। तो इसमें से अपार का नाम दिया है वेंकटनाथ हैं, और बाकी आप देख रहे हैं संबंदर। तो इस पर मत जाइए कि इसमें सारे जो शब्द दिए हैं, मतलब सारे नाम दिए हैं तो वो संत ही हैं, कुछ एक्स्ट्रा नाम भी दे रखे हैं। देखिए कुलशेखर, ये जो है ये अलवार संत थे, कुलशेखर अलवार इनका नाम ही था। तो इसमें से हम बी वाले ऑप्शन को चुनते हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 4 को देखिए। अनेकांतवाद ये किस धर्म का विशेष लक्षण है? मतलब किस धर्म के अंतर्गत हम अनेकांतवाद को देखते हैं? तो ये हीनयान बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है, जैनिज्म से जुड़ा है, या वैशेषिक संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, या सांख्य दर्शन से जुड़ा हुआ है? सांख्य, योग, मीमांसा ये सब भारतीय दर्शन है, षट दर्शनों के बारे में आपने पढ़ा है। तो बताइए अनेकांतवाद का संबंध किससे? ये जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। अनेकांतवाद जो शब्द है ना, ये एक तरह का मत है, एक तरह का पंथ है जो कि जैन धर्म से संबंध रखता है, और बी वाला ऑप्शन हम इसमें चुनते हैं। इसके बाद 5वें नंबर के प्रश्न को देखें। कहा गया है कि महायान बौद्ध धर्म, आप जानते हैं कि जब चतुर्थ बौद्ध संगीति होती है तो उसके बाद बौद्ध धर्म के टुकड़े हो जाते हैं। पहले 2 टुकड़े होते हैं, फिर अनेक हो जाते हैं। तो 2 टुकड़े कौन कौन से? एक तो जो पारंपरिक सोच वाले थे वो हीनयानी बन जाते हैं, और जो एडवांस सोचने वाले थे वो महायान को अपना लेते हैं। मतलब महायान के नाम से एक नया संप्रदाय ही डेवलप हो जाता है। बाकी जो गौतम बुद्ध के बताए रास्ते पर चलने वाले पारंपरिक लोग थे वो हीनयान में रह जाते हैं। तो बताइए कि महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व की अवधारणा ये महायानियों की विशेषता है। तो अवलोकितेश्वर ये बोधिसत्व का नाम है, इनको किसी और भी नाम से जाना जाता है। मतलब ये जो अवलोकितेश्वर हैं इनका एक अनदर नाम है, वो नाम आपको चुनना है। तो इन्हें वज्रपाणी कहा जाता है, या मंजूश्री कहा जाता है, या मैत्रेय कहा जाता है, कि पद्मपाणी कहा जाता है? जरा देख कर बताइएगा, क्वेश्चन आपके सामने है।
और ये जो फिफ्थ क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? इन्हें पद्म पाणी भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, पद्म प्रभु नहीं, पद्म पाणी। पाणी मतलब होता है हाथ और पद्म मतलब कमल, तो कमल हाथ में लिए हुए ये बोधिसत्व का एक रूप है। तो फिफ्थ वाले क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा, इसे हमने चुना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जीवाणु, एक्टिनोमाइसीज व कवक, इनको कहते हैं, क्या कहते हैं, मतलब ये किस श्रेणी में आते हैं हमारे पारितंत्र में? ये कंज्यूमर होते हैं, डिकम्पोजर होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं फूड चेन में, या फिर इसमें से कुछ नहीं होते हैं? तो बैक्टीरिया और जो एक्टिनोमाइसीज हैं, कवक इत्यादि हैं, मतलब फंगस, तो ये सब किस श्रेणी में आते हैं? फूड चेन में इनकी भूमिका किस तरह की होती है, बताइए। आपने डेट्राइटिस फूड चेन के बारे में पढ़ा होगा, अपर्द खाद्य श्रृंखला। तो उसमें आप देखते हैं कि जहाँ भी अपरदों का भंडार यानी सड़ी गली और मरी चीज़ों का भंडार होता है, वहाँ पे ये जो बैक्टीरिया और फंगी होते हैं ये अपना काम शुरू करते हैं, एंजाइम रिलीज करते हैं और उसके बाद उस मृत पदार्थ का अपघटन हो जाता है। तो इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इसका बी हो जाएगा, ये अपघटक की भूमिका निभाते हैं। प्रश्न संख्या 7, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है? आप जानते ही हैं कि जो सोलर रेडिएशन है वो हरे पौधे प्राप्त करते हैं, मतलब पृथ्वी पर जो धूप पहुंचती है उसका कुछ हिस्सा 2 से लेकर 10% के बीच में, जितनी पौधे की कैपेसिटी है, बड़ा वृक्ष है तो 10% के आसपास, छोटा है तो 2%, उतना ही वो ग्रहण कर पाते हैं। बाकी जो प्रकाश है वो वेस्ट हो जाता है, मतलब कम से कम पौधों को नहीं मिलता है। और पौधे जो प्रकाश ग्रहण करते हैं उससे वो उस सोलर रेडिएशन को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं, और वही रासायनिक ऊर्जा जो उन्हें खाने वाले जीवधारी या उनको खाने वाले जीवधारी है, मतलब आगे की जो फूड चेन है, उसमें ट्रांसफर होती है। और इसमें भी एनर्जी का जो 10% रूल है वो काम करता है। तो हर लेवल में सिर्फ 10% एनर्जी ही ट्रांसफर हो पाती है, बाकी 90% हीट के रूप में बर्बाद हो जाती है। तो ये पूरा सिस्टम है। अब इसमें आप बताएं कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग जो है वो रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है? तो एप्रोप्रिएट इसमें आंसर नहीं दिया है, मतलब चारों विकल्प जो है एकदम एग्जैक्ट नहीं है, तो निकटतम आपको चुनना चाहिए। तो 1 से 2%, वैसे ये 2 से लेकर 10% के बीच का होता है, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो सबसे करीबी हमने चुना था और इसलिए हम ए वाले को चुनते हैं। इसके बाद यहाँ देखें आप 8वें क्वेश्चन को, पूछा गया है कि विश्व के सभी भौगोलिक पारितंत्रों के संगठन को क्या कहते हैं? क्या कहा जाता है? बायोस्फीयर कहा जाता है, एटमॉस्फेयर कहा जाता है, लिथोस्फीयर यानी जो स्थल मंडल है उसको इस नाम से हम जानते हैं। बताइए इसमें से क्या, या आयन मंडल कहते हैं, आयन मंडल वाला भी विकल्प दिया है। भौगोलिक पारितंत्रों का जो संगठन है संयुक्त रूप है, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, जैवमंडल कहा जाता है। भौगोलिक पारितंत्र में जीवधारी रहते हैं। और 9th नंबर के क्वेश्चन को देखें, नाइट्रोजन यौगिकीकरण करने का जो काम है, मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो काम है, वो यहाँ भाग रहा है, ये इधर ले आइए। तो इसका काम कौन सा जीवाणु करता है, मतलब किस बैक्टीरिया के द्वारा इसको किया जाता है? बताइए, ये ओसिलोटोरिया होता है, या एनाबीना होता है, या एजेटोबैक्टर होता है, या इसमें से कोई नहीं होता है? तो आप जानते ही हैं कि नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम कौन करता है? ये एजेटोबैक्टर करता है, तो हम सी वाले ऑप्शन को चुनेंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि नाइट्रेट को नाइट्राइट में कौन कन्वर्ट करता है, ये सब जो इसमें बेसिक चीज़ें होती हैं, बारीक चीज़ें होती हैं, वो मालूम होनी चाहिए। तो सी वाले ऑप्शन को चुना। इसके बाद देखें 10वें क्वेश्चन को, जीवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए वायुमंडल में कौन सी परत ऐसी होती है जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है? आप जानते ही हैं कि हमारा जो पृथ्वी के चारों ओर का वायुमंडल है, गैसों का भंडार है, मिश्रण है, तो उसमें हमने अलग अलग लेयर्स बांट रखी हैं, वो अपनी सुविधा के लिए, अध्ययन की सुविधा के लिए। तो जो सबसे नीचे वाली लेयर होती है, वहीं पर जितनी भी क्लाइमेटिक एक्टिविटीज़ हैं वो संपन्न होती हैं, मतलब जलवायविक गतिविधियाँ वहीं पर होती हैं। तो वही जैविक पारितंत्र के लिए सबसे उपयुक्त जगह होती है और महत्वपूर्ण होती है। तो इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा होगा? बताइए, ट्रोपोस्फियर होगा, मेसोस्फियर होगा, थर्मोस्फियर होगा, या आयनोस्फियर होगा? तो ये क्षोभमंडल होता है जहाँ पे ये सारी गतिविधियाँ संपन्न होती हैं। उसके बाद जो वायुमंडलीय दशाएं होती हैं वो जीवन के लिए उतनी उपयुक्त नहीं होती हैं। तो इसमें से हम ए वाले ऑप्शन को चुनते हैं। अगले प्रश्न को देखें, चंद्रग्रहण कब होता है? ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन बहुत से लोग इसको भी गलत कर देंगे। तो बताइए, अमावस्या के दिन होता है, पूर्णिमा के दिन होता है, या अमावस्या और पूर्णिमा दोनों दिन होता है, या सभी दिन होता है? मतलब चंद्रग्रहण की जो संभावना है वो किस दिन बन सकती है, आप इसमें से देखकर बताइए। तो ये पूर्णिमा के दिन होता है। ठीक है, 11वें का जो बी वाला ऑप्शन है उसे हमने चुना। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं, और ये हिंदी का क्वेश्चन है। पूछा गया है कि तद्भव तत्सम का युग्म दिया है, मतलब जोड़े दे रखे हैं, और बताइए कि इसमें से गलत कौन सा है। तो उपाध्याय का ओझा होता है, मतलब उपाध्याय जो है वो असल में क्या है? तत्सम शब्द है, और ओझा जो है वो उसका तद्भव है। यहाँ आप देख रहे हैं, श्रेष्ठ का मतलब श्रेष्ठ तत्सम शब्द है और इसका तद्भव होता है सेठ, ऐसा दिया है। आद्रक दिया है और उसका होता है अदरक, मतलब अदरक तद्भव है, आद्रक जो है वो तत्सम है। और उपर्युक्त सभी, मतलब उपर्युक्त सभी को अगर आप चुनेंगे तो सब गलत हो जाएंगे, लेकिन इसका जो राइट आंसर है ना वो इसमें बी हो जाएगा। ठीक है, बी वाले को हम चुनेंगे। श्रेष्ठ और श्रेष्ठी ये जो दिया है ना, असल में देखिए सेठ शब्द जो है, यहाँ आप देख रहे हैं सेठ शब्द जो है इसका सही तत्सम रूप क्या होता है? श्रेष्ठ ही होता है। ठ के साथ ऐसे छोटी की मात्रा होगी, श्रेष्ठ नहीं होता है, श्रेष्ठ ही होता है। तो इसलिए ये गलत हो गया। इसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कहा गया है कि सिंघाड़ा का तत्सम क्या है? सिंघाड़ा आप खाते हैं, 3 कोना,
और उसके सींग भी होती है, कांटे होते हैं नुकीले। तो बताइए उसको श्रृंगाटक कहा जाता है, सुघट्ट कहा जाता है, सिंघाड़ा मतलब श्रृंगाड़ा कहा जाता है, तालव्य विषय का इस्तेमाल करते हैं, या फिर श्रृंग कहते हैं, उसकी सींग जमी होती है तो उसे हम श्रृंग कह देते हैं। आप बताइए। देखिए इसका करेक्ट आंसर श्रृंगाटक होगा। श्रृंगाटक मूल शब्द है और संस्कृत का शब्द है और उससे बना हुआ है सिंघाड़ा। चूंकि श्रृंगाटक बोलने में असुविधा होती है, कितनी जीभ ऐंठनी पड़ेगी, तो जीभ इतनी कोई मरोड़ना नहीं चाहता है, इतनी मेहनत नहीं करना चाहता है, तो लोग बोल देते हैं सिंघाड़ा। ठीक है, तो इसका जो ए वाला ऑप्शन है वो इसमें सही है। तो यहाँ तक हमने क्विज के कुछ प्रश्नों को अटेम्प्ट किया है और ऐसे ही मजेदार प्रश्नों को जो कि महत्वपूर्ण भी हैं उन्हें आप निरंतर हल करना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में एक जगह है जो कि है नेपानगर। ठीक है, पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि नेपानगर जो है वो मध्य प्रदेश में है। कभी कभी उल्टा भी पूछ लिया जाता है, तो हर तथ्य महत्वपूर्ण है। नेपानगर जो मध्य प्रदेश का स्थान है वो किस लिए फेमस है? वहाँ पर वस्त्र उद्योग काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है, या फिर अखबारी कागज़ वहाँ पे बनता है, जो न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं उसका जो कागज़ है वो वहीं पर बनता है, या फिर वनस्पति तेल का निर्माण होता है, या चूड़ियाँ बनती हैं। अब बताइए। देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? न्यूज़पेपर के लिए जो मटेरियल होता है वो वहाँ तैयार होता है, तो अखबारी कागज़। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। प्रश्न संख्या 2, भारत में नई रेल कोच फैक्ट्री ये कहाँ पे है? वाराणसी में है, चित्तरंजन में है, पेरम्बूर में है, या फिर कपूरथला में है? करेक्ट आंसर क्या होगा? कपूरथला। और इसका जो डी वाला ऑप्शन है उसको हम चुनते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर के प्रश्न को देखें। व्हेन वाज द नेशनल फ्लड कमीशन इस्टेब्लिश्ड? ये जो नेशनल फ्लड कमीशन यानी राष्ट्रीय बाढ़ आयोग है, इसकी स्थापना कब की गई थी? बाढ़ की समस्या अपने देश में आम है, तो नदियां हैं तो बाढ़ आएगी, तो इसके लिए कमीशन गठित किया गया था। 1954 में किया गया था, 67 में, 71 में, या फिर 76 में? देखकर बताइए। करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका डी हो जाएगा। 1976 में इसे स्टैब्लिश किया जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। भूकंप की तीव्रता का जो मर्केली पैमाना होता है, रिक्टर स्केल होता है, मर्केली स्केल होता है, तो मर्केली पैमाना जो होता है उस पर कितनी डिजिट होती है, कितने अंक होते हैं? 1 से लेकर 8 तक अंक होते हैं, या फिर 1 से 12 तक होते हैं, यहाँ आप देख रहे हैं, या फिर 1 से 15 या 5 से 20? इसको तुरंत बताइए। फोर्थ क्वेश्चन, करेक्ट आंसर क्या होगा? 1 से 12 तक के इस पे जो पैमाने हैं वो लिखे रहते हैं और भूकंप की तीव्रता को ये नापता है। तो करेक्ट आंसर इसमें से कौन सा होगा? इसका बी वाला हो जाएगा, 1 से 12। इसके बाद 5वें को देखें। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान आंकड़ा केंद्र यानी नेशनल सिस्मोलॉजिकल डाटा सेंटर, इसकी लोकेशन आपको बतानी है। कहाँ पे है? नई दिल्ली में है, अहमदाबाद में है, शिमला में है, या फिर पटना में है, बिहार में? बताइए। करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका न्यू दिल्ली हो जाएगा, नई दिल्ली में ये है। प्रश्न संख्या 6 को देखिए। भारत के किस राज्य में इडुक्की जल विद्युत परियोजना? देखिए ये जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं ना, किस नदी पर बनी है, कौन सा जलाशय इनसे संबद्ध है, किस राज्य में ये है, ये सब जरूर देख लीजिएगा। इनसे प्रश्न बनते हैं, हर परीक्षा में बनते हैं। तो इडुक्की जल विद्युत परियोजना कहाँ पे है? केरला में है, हिमाचल में है, अरुणाचल में है, या फिर कर्नाटका में है? करेक्ट आंसर केरला में है। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 7 में पूछ लिया गया कि हु इज द चेयरमैन ऑफ नेशनल वाटर रिसोर्सेज काउंसिल इन इंडिया? जो नेशनल वाटर रिसोर्सेज काउंसिल है उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो नरेंद्र मोदी यानी प्रधानमंत्री होता है, प्रकाश जावड़ेकर, नरेंद्र तोमर, राजनाथ सिंह। इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रधानमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होता है। और इस हिसाब से आप देखेंगे, देखिए इसमें पद का नाम ना देकर व्यक्ति का नाम दिया है, तो इसमें आपको पकड़ना होगा कि कौन से पद पर आसीन व्यक्ति इसका अध्यक्ष हो सकता है। तो प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। और बताइएगा उपाध्यक्ष इस समय कौन है? ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दीजिएगा कि राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद इसका उपाध्यक्ष कौन होता है, मतलब इस समय तत्काल में कौन है। इसके बाद प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो बताइए। भाखड़ा नांगल बांध जो है ये सतलुज नदी पर बना हुआ है। सरदार सरोवर परियोजना ये नर्मदा पर बनी हुई है। नागार्जुन सागर परियोजना गोदावरी पर बनी है, और हीराकुंड बांध जो है वो महानदी पर बना हुआ है। अब इसमें आपको देखकर बताना है। तो ये जो 8th क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका सी हो जाएगा। नागार्जुन सागर और गोदावरी वाला जो विकल्प दिया है ना, ये मैच किया है और ये गलत है। अब ये भी आपको बताना है कि नागार्जुन सागर परियोजना कौन सी नदी पर बनी हुई है? गोदावरी पर नहीं है तो फिर किस पर? यहाँ जो मैच किया है ना, इसे आप देख रहे हैं। इसके बाद 9वें नंबर के क्वेश्चन को देखिए। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? माता टीला बांध बेतवा पर बना हुआ है, ऐसा दिया है। गांधी सागर जो है वो चंबल पर बना है, और काकरापार बांध ये जो डैम निर्माण किया गया है ये कृष्णा नदी पर बना है, जबकि हीराकुंड महानदी पर बना हुआ है। बताइए इसमें से गलत कौन सा है? तो गलत इसका काकरापार और कृष्णा वाला जो इसमें मैच कर रखा है ना, वो वाला गलत है। और काकरापार बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो ये ताप्ती पर बना हुआ है। ठीक है, ये कृष्णा पर नहीं बना है, ताप्ती पर बना है। इसके बाद प्रश्न संख्या 10 को देखते हैं।
पूछा गया कि पौधे की सामान्य वृद्धि में किस तत्व की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जिसकी पड़ती है वो नहीं चुनना है, जिसकी नहीं पड़ती है वो आपको चुनना है। तो आयरन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सामान्य वृद्धि की बात हो रही है। या फिर मैग्नीशियम नहीं चाहिए होता है, या फिर लेड नहीं चाहिए होता है, या फिर कैल्शियम नहीं चाहिए होता है। इसमें सिंबल दिया है तो आप पीरियोडिक टेबल के बारे में इतना जानते होंगे। देखिए करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, लेड की आवश्यकता नहीं होती है। लेड भला पौधों को क्यों चाहिए होने लगा। इसके बाद 11वें क्वेश्चन को देखिए, फसलों पर आक्रमण करने वाले कीट की प्रायः कौन सी अवस्था सबसे ज़्यादा नुकसानदेह होती है। बताइए, इसका जो अंडा है वो नुकसानदेह होता है, या जो प्यूपा होता है वो नुकसानदेह होता है, या कैटरपिलर ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, या फिर जो इमेगो फेज इसकी होती है वो नुकसान पहुंचाती है। बताइए। क्वेश्चन नंबर 11, करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका जो सी वाला पार्ट है उसको हम चुनेंगे, कैटरपिलर। ये जो अवस्था होती है ना कीटों की, वो बहुत भुक्खड़ होती है। ये इनकी ग्रोथ का टाइम होता है तो ये बहुत तेज खाते हैं। जैसे कि तितलियाँ जब इस अवस्था में होती हैं तो वो सिर्फ बेहिसाब पत्तियाँ खाती हैं। जिस वृक्ष पे उनकी वो रहती हैं वहाँ पे पत्तियों को खाकर साफ कर देती हैं, और उसके बाद अपना जो कोकून है उसको बंद कर लेती हैं और अंदर ही डेवलप होती हैं। तो ऐसे ही जो कीट पतंगे होते हैं उनके साथ भी होता है। कैटरपिलर जो इनका स्टेज होता है वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो जब ज़्यादा खाएंगे तो ज़्यादा नुकसान पहुँचाएंगे। इसके बाद प्रश्न संख्या 12 को देखिए। कहा जा रहा है कि पौधों में जाइलम की उपस्थिति से निम्नलिखित में से क्या होता है। अमीनो अम्लों का वहन होता है, मतलब अमीनो अम्ल जो है वो ले जाए जाते हैं, या फिर खाद्य पदार्थ का वहन होता है, या जल का संवहन होता है, या ऑक्सीजन का प्रवाह किया जाता है। क्या होता है इससे। और 12th क्वेश्चन जो है इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, जल का संवहन होता है। जाइलम जो है ये क्या होते हैं, जल संवहन उत्तक होते हैं, और फ्लोएम जो है वो पोषक पदार्थों का संवहन करते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13, पपीते के पीले रंग का कारण क्या है। पपीता आप देखते हैं ना, पका पपीता पीले रंग का होता है, अंदर से काले रंग की बीज होती है, ऊपर का आवरण हरा या छिलका पीला भी हो जाता है, और जो गूदा है वो पीला होता है। तो वो पीला रंग किस वजह से होता है, लाइकोपिन की वजह से होता है, या फिर कैरिका जेंथिन की वजह से होता है, या कैरोटीन, या फिर पैपेन असल में। बताइए। तो ये जो 13वां प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर होगा बी वाला, कैरिका जेंथिन की वजह से होता है। इसमें आपको पता होना चाहिए। इसके बाद प्रश्न संख्या 14, पौधों में फ्लोएम का क्या काम है। अभी पीछे हमने जाइलम को देखा है, यहाँ पर फ्लोएम जो उत्तक होता है उसका आपको बताना है क्या काम होता है। ये जल का संवहन करता है, आहार का यानी फूड सप्लाई का काम करता है, ऑक्सीजन का संवहन करता है, या एमिनो अम्लों का ये वाहन करता है। बताइए। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, बी हो जाएगा। ये आहार का वहन करता है। जाइलम क्या करता है, वो जल संवहन करता है, और फ्लोएम जो है वो आहार को सप्लाई करता है, यानी फूड सप्लाई का काम करता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 15, पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग अ प्लांट हार्मोन, इसमें से कौन सा प्लांट हार्मोन है, यानी पौधे का हार्मोन है। तो एस्ट्रोजन जो है ये पौधे का हार्मोन है, थायरॉक्सिन पौधे का हार्मोन है, साइटोकाइनिन है, या फिर इंसुलिन है। आप देखकर बताइए। सिंपल इसमें ऑप्शन दिए हैं, पकड़ना आसान है। करेक्ट आंसर क्या होगा, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन एकमात्र इसमें पादप हार्मोन है, बाकी जितने हैं वो सब क्या है, मनुष्य के अंदर पाए जाने वाले हार्मोन, मतलब जीवधारियों में। इसके बाद प्रश्न संख्या 16, असम में 1857 का जो विद्रोह था, अब जानते हैं आप कि 1857 की क्रांति ये बड़े इलाके में फैली थी और अंग्रेज़ों ने इसे बड़ी मुश्किल से दबाया, और अगर ये सफल हो गई होती तो ब्रिटिश साम्राज्य के पैर 1857-58 में ही उखड़ गए होते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो कुल मिलाकर असम में इसका नेतृत्व किसने किया था। मनीराम दत्त ने किया था, जयदयाल ने किया था, रंगो बापूजी ने किया था, या शहजादा फिरोज शाह इसके नेतृत्व को कर रहा था। देखकर बताइए। तो करेक्ट आंसर इसका ए होगा, मनीराम दत्त के द्वारा इनको किया गया था। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये दीवान थे। और प्रश्न संख्या 17 को देखिए। 1857 में फैजाबाद के विद्रोह के नेता थे, इनका नाम था मौलवी अहमदुल्ला। ये मूल रूप से कहाँ के रहने वाले थे, ये तमिलनाडु के रहने वाले थे, उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, असम के रहने वाले थे, या फिर पंजाब के रहने वाले थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो तमिलनाडु होना चाहिए। ठीक है, ये जो अहमदुल्ला थे ये मूल रूप से तमिलनाडु के रहने वाले थे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों इस 17वें प्रश्न में थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ जो बी वाला ऑप्शन है वो सही है इसका। ठीक है, बी वाला ऑप्शन जो है उत्तर प्रदेश, ये हरदोई जिले के रहने वाले थे, मूल रूप से इनका परिवार हरदोई का था, बाद में ये फैजाबाद चले जाते हैं। तो ठीक है, इसका उत्तर प्रदेश वाला ऑप्शन जो है वो सही है। ठीक, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 18 को देखते हैं। 18वें क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि खान बहादुर खान, इन्होंने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किया था। 1857 में अलग अलग क्षेत्रों से भिन्न भिन्न व्यक्तियों ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो इसमें से खान बहादुर खान का जो क्षेत्र था वो कौन सा था। ये बरेली से सक्रिय थे, मतलब आर्मी लेकर अपना जो विद्रोह है वो कर रहे थे, या फिर फैजाबाद से, या कानपुर से, या फिर इसमें आप देखें झांसी का भी विकल्प दिया है। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, ए हो जाएगा, ये बरेली से सक्रिय थे।
इसके बाद 19वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि 1857 का जो विद्रोह था उस समय ब्रिटेन में प्रधानमंत्री कौन था। पार्लियामेंट्री रूल चलता था, क्राउन का रूल तो था ही, लेकिन पार्लियामेंट थी, तो उसमें प्रधानमंत्री कौन था। ये विस्काउंटन पाल्मस्टन थे, या फिर डिज़राइली थे, वुडरो विल्सन थे, कौन इसमें प्राइम मिनिस्टर था आप बताएं, या फिर क्लीमेंट एटली थे। ये 4 ऑप्शन मतलब 4 नाम दिए हुए हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा, ये विस्काउंट, यहाँ आप देख रहे हैं ये 1857 के विद्रोह का समय बताया जा रहा है, मतलब उस समय कौन था, तो विस्काउंट पाल्मस्टन। इसके बाद अगले वाले प्रश्न को देखते हैं। 1857 के विद्रोह के कारणों पर लिखी गई एक किताब है जिसका नाम है असबाब-ए-बगावत-ए-हिंद। ये किताब का नाम है, लेखक का नाम आपको बताना है। ये अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखी गई है, मोहम्मद अली जिन्ना ने इसको लिखा है, सर सैयद अहमद खान ने लिखा है, या फिर अब्दुल गफ्फार खां, खान अब्दुल गफ्फार खां, उन्होंने लिखा है। बताइए इसमें से कौन सा होगा, मतलब किस व्यक्ति के द्वारा ये असबाब-ए-बगावत-ए-हिंद किताब को लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 20, करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, सी हो जाएगा। ये सर सैयद अहमद खां के द्वारा लिखी गई। इसके बाद प्रश्न संख्या 21, असबाब का मतलब होता है सामान, साजो सामान, और बगावत-ए-हिंद यानी हिंद में बगावत, तो हिंद में जो बगावत हुई थी उसका साजो सामान यानी उसके साधन क्या थे, असल में बात ये। इसके बाद 21वां क्वेश्चन जो है इसका करेक्ट आंसर बताइएगा। पहले तो प्रश्न देखिए, 1933 में किस व्यक्ति ने कहा था कि एक राजनीतिक नेता के रूप में महात्मा गांधी जी असफल हो गए। अब ये जो समय था, मतलब 1930 के आसपास सविनय अवज्ञा की शुरुआत होती है, और उसके बाद होता है गांधी इरविन समझौता, और सविनय अवज्ञा वहीं पर फेल कर जाता है, मतलब उसको रोक दिया जाता है, शर्त भी यही थी। और गांधी जी चले जाते हैं गोलमेज सम्मेलन, लेकिन वहाँ पर भी इनके हाथ कुछ नहीं लगता, ब्रिटेन से ये खाली हाथ लौट के आते हैं। तो उसके बाद ये व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करते हैं, लेकिन तब उस समय ये बात उठती है कि राजनीतिक नेता के रूप में गांधी जी असफल हो गए हैं। जैसी सफलता इनको शुरुआत में चंपारण और खेड़ा इत्यादि के समय मिली थी, वैसी अब नहीं रह गई। असहयोग के समय से ही असहयोग आंदोलन को इन्होंने ड्रॉप कर दिया 1922 में, वहीं से इनकी लोकप्रियता में कमी आ गई थी। तो ये कथन किसका था, सुभाष चंद्र बोस का था, या गोपाल कृष्ण गोखले का था, या फिर जवाहरलाल नेहरू, या फिर राजेंद्र प्रसाद, बताएं। ये सुभाष चंद्र बोस का कथन था। यहाँ पर गांधी जी के साथ इनके मतभेद प्रकट हो गए थे और बाद में चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं। आप जानते हैं कि त्रिपुरी और हरिपुरा वाला जो अधिवेशन था, वहां से गांधी जी की अनिच्छा रहती, मतलब गांधी जी नहीं चाहते हैं कि कांग्रेस में शीर्ष पद पे जाएं, और सुभाष चंद्र बोस अपनी लोकप्रियता के बूते वहां तक पहुंच जाते हैं। तो वहां से फिर मतभेद गहरा होता है, तो ये अलग होकर फॉरवर्ड ब्लॉक अपना गठित करते हैं और आगे अपना रास्ता तय करते हैं। इसके बाद 22वें नंबर के क्वेश्चन को देखिए। नमक आंदोलन के दौरान त्रिचिरनापल्ली जो है वहां से वेदारण्यम तक की यात्रा ये किसने की थी, तो गांधी जी ने दांडी मार्च किया था, और उसी की तर्ज पे बहुत सारे सत्याग्रही जो है वही काम करते हैं। जहां समुद्र का तट उन्हें मिला, वहां सांकेतिक तौर पे उन्होंने नमक कानून को भंग किया था। तो ये काम किसने किया था, ये क्वेश्चन असल में यूपीएससी में 2015 में पूछा गया था, ठीक है, प्रीलिम्स में, वहाँ से उठाया गया, लेकिन अब ये जो अन्य फैक्चुअल एग्जामिनेशन है वहाँ पे भी आने लगा है। फिलहाल इसमें आपको पता होना चाहिए चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, विनोबा भावे, या फिर महात्मा गांधी ने खुद किया था, या सरोजनी नायडू के द्वारा किया गया था, देखकर बताइएगा। और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें सी राजगोपालाचारी, जिन्हें कि राजा जी भी कहा जाता था, उनके द्वारा ये काम किया गया था। इसके बाद 23वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि सरोजनी नायडू जो है उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता का अग्रदूत किसको कहा था। किसको कहा था, मोहम्मद अली जिन्ना को कहा था, या मोहम्मद इकबाल को कहा था, या तेज बहादुर सप्रू, या बाल गंगाधर तिलक, किसके लिए ये शब्द इस्तेमाल किया गया था, हिंदू मुस्लिम एकता का अग्रदूत। क्वेश्चन नंबर 23, और इसका जो राइट आंसर है वो होगा मोहम्मद अली जिन्ना। अब ये देख के आपको आश्चर्य महसूस हो रहा होगा, तो मोहम्मद अली जिन्ना एक पढ़े लिखे आदमी थे, मतलब समझदार थे, और पेशे से वकील भी थे। तो शुरुआत में वो ये मानते थे कि धर्म को राजनीति से अलग ही रखना चाहिए, नहीं तो विषैला हो जाएगा, मतलब राजनीति जो है वो विषैली हो जाएगी। तो ये जो धर्म और संप्रदाय हैं ये भिन्न ही रहे तो बेहतर है, भिन्न मतलब राजनीति से अलग रहे। लेकिन बाद में जब आज़ादी मिलने का समय नज़दीक आता है तो मोहम्मद अली जिन्ना को ये लगता है कि मेरी महत्वाकांक्षा तो धरी की धरी रह जाएगी, क्योंकि जो टॉप लेवल के नेता हैं कांग्रेस में वही सत्ता में शीर्ष पद पे जाएंगे, यानी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बनेंगे। तो मुझे तो नीचे वाला या तो पद मिलेगा या फिर हम कार्यकर्ता की हैसियत से रह जाएंगे। तो इससे मेरी एम्बिशन कहाँ पूरी हो रही है। तो अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए उन्होंने अलग देश ही बना दिया, है ना। तो अब इसके बाद आगे चलते हैं। तो बाद में, पहले शुरुआत में ये हिंदू मुस्लिम एकता के अग्रदूत ही थे। जब खिलाफत आंदोलन में गांधी जी पार्टिसिपेट कर रहे थे तो ये मना करते हैं, विरोध करते हैं कि भाई ऐसा मत करिए, आप राजनीति में धर्म को मत घुसाइए, क्योंकि खिलाफत आंदोलन ये धार्मिक आंदोलन है, मतलब इस्लामिक आंदोलन है। तो इसको आप जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है उससे टच मत कराइए, नहीं तो फिर परिणाम इसका गंभीर होगा। और बाद में उसी की दिशा में काम करते हैं। तो इसके बाद आप 24वें क्वेश्चन को देखिएगा। दिल्ली और पांडिचेरी राज्यों की विधानसभाओं को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में किस संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया है।
ये जो दोनों लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, दिल्ली और पौंडीचेरी वाली यानी पुडुचेरी वाली, इनको कब शामिल किया गया था, कौन से अमेंडमेंट के द्वारा इन्हें शामिल किया गया, जरा बताइए। 24वां क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है और ये 70वां संशोधन था। ठीक है, संविधान में 70वें नंबर का संशोधन किया जाता है और इन दोनों को शामिल किया जाता है। इसके बाद 25वां और अंतिम प्रश्न हम देखेंगे, जिसमें पूछा जा रहा है कि संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया का प्रावधान है। राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेदों में से आपको ये पता होना चाहिए कि कौन वाला आर्टिकल एग्जैक्टली राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करता है, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बताइए इसमें से कौन सा है, आर्टिकल 55 है, 58 है, 59 है या फिर 63 है। तो ये आर्टिकल नंबर 55 है जिसमें कि ये प्रावधान किया गया है। और यहाँ तक हमने ये प्रश्नों की श्रृंखला को समाप्त किया है। ऐसे ही ढेर सारे प्रश्नों का आप अभ्यास कर सकते हैं, हमारे क्विज वाले ग्रुप से जुड़ जाइए। ठीक है, यहाँ पे ढेर सारे प्रश्न आपको परीक्षा पर्यंत मिलेंगे, आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।